आजकल हो क्या रहा है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, मेन इसके रीजन क्या है? तो वन मैसेज जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आज आपने डिसाइड किया कि चलो प्रेग्नेंट होते हैं, क्या क्या करना है। कि आईवीएफ क्या है और इसकी जरूरत किस किस को पड़ती है? आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब बॉडी से बाहर। मेल में और फीमेल में किसमें कमी ज्यादा होती है कि मतलब आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? प्रेगनेंसीज आने के हमने इंसिडेंसेस वहां भी देखे हैं जो लड़के पेनिट्रेट भी नहीं किए, डिस्चार्ज बाहर किया, मतलब विड्रॉल मेथड ट्राई करते हैं, उनमें फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं। तभी सबसे तो ज्यादा क्या इंटरकोर्स अगर डेट्स के दौरान किया जाए, इज इट सेफ? एक्चुअली ना पीरियड्स के टाइम कभी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। सूचना जनहित में जारी है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आज के दिन बहुत ज्यादा जेंजी यूज कर रहे हैं, क्या इनको आने वाले टाइम में मां बनने में दिक्कत आएगी? नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से हार्मोन्स रेगुलेटेड रहते हैं। 40 घंटे 72 घंटे वाली एक आईपीएल आती है, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है मैम वैसे, कि हमारा तो एक ही पार्टनर है। वो सोचते हैं कि एक ऐसी विंडो हमें मिल जाए कि हम मतलब प्रोटेक्शन यूज ना करें। मैं बताऊं फिर वो विंडो। हाँ, एक साल में 116 बार निशाना साधे हैं। समझ में आ रहा है आपको? इन्हें सही जगह पता नहीं है, ये गलत जगह घुस जाते हैं। तो क्या ऐसे भी कुछ केस आए हैं आपके पास कि लोगों को यही नहीं पता कि भाई करना है नहीं करना, या ऑर्गेज्म के बारे में जानकारी रूरल इंडिया में क्या मतलब जानकारी है वो बताइए। सूचना जनहित में जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस एपिसोड में मास्टर जी की बैठक पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ऊपर जा चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल हम एक ऐसी विपत्ति का और कहें कि हर दूसरे घर में एक ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। और लोग आजकल एक तो शादी नहीं करना चाह रहे और बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेट शादियां हो रही हैं। बहुत सी ऐसी उलझने हैं जिनके जवाब हर इंसान को जानने जरूरी हैं, क्योंकि परिवार के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो परिवार के बारे में बात करने के लिए मैं एक ऐसे ही परिवार और कहूँ तो एक कपल के साथ आज सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो आईवीएफ कपल के नाम से मशहूर हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपके पास। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आजकल हो क्या रहा है कि मतलब बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, मेन इसके रीजन क्या है? आपके पास तो इतने केसेस आते होंगे, आपका क्या विश्लेषण है? मैं इसको दो तरह से आंसर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है प्रेगनेंसी लेने में। दूसरा ये, अगर आज से मैं 50 साल पहले की बात करूं तो भी अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा होता था तो वो परिवार से कहीं से अडॉप्ट कर लेते थे। लेकिन आज क्योंकि फैसिलिटी है तो हर इंसान सोचता है कि चलो खुद का ही लेते हैं। तो एक, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर बॉडी में प्रॉब्लम भी है, आपके अंडे नहीं बन रहे तो भी आप सोच सकते हो कि फिर भी हम अपना बच्चा ले लें। दूसरा, यस ट्रू, इनफर्टिलिटी की समस्या या प्रेगनेंसी ना होने की समस्या बढ़ रही है। इसका जवाब बहुत लंबा है। लाइफस्टाइल चेंजेस, लोग वो खाना नहीं खा रहे जो आज से, जो हमारी नानी दादी खाते होते थे। खाना पीना खराब हो गया है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। पहले हर काम घर में लेडी खुद कर रही थी, और आज अगर हम एलीट क्लास की बात करें तो सारे काम करने के लिए काम वाली बाइयां आ रही हैं। तो फिजिकल लेबर कम हो गई है। नंबर 3, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें फर्टिलिटी को कम करती हैं। प्लस एज ऑफ मैरिज या एज ऑफ वांटिंग टू हैव अ बेबी, अगर आपकी शादी हो भी गई है 25 साल में, 28 साल में, तो भी आपको 8-10 साल चाहिए। तो आप फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आज के दिन ये नया टर्म आया हुआ है आईवीएफ का, और एक टेस्ट ट्यूब बेबी हम सुना करते थे, एक ये सैरोगेसी, ये जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं और चल रही हैं। इसका मतलब बॉलीवुड चला रहा है तो हम सुनते हैं वहीं से ज़्यादातर चीज़ें। तो सबसे पहले आप एक एक करके बताइए कि ये आईवीएफ क्या है और इसकी ज़रूरत किस किस को पड़ती है, और टेस्ट ट्यूब से कैसे डिफरेंट है और सैरोगेसी से कैसे ये अलग है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ दोनों सेम चीज है, दो अलग अलग नाम है। ठीक है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब बॉडी से बाहर,
हम लोग अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में वीवो बोलते हैं बॉडी को, और विट्रो बोल रहे हैं जो भी काम बाहर हो रहा है। पुराने जमाने में इसका नाम टेस्ट ट्यूब रखा था, और बहुत मुझे याद है जो पोस्टर्स लगे होते थे तो उसमें ना एक बच्चे को टेस्ट ट्यूब में दिखा दिया जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो डिशेस में हम ग्रो करते हैं बच्चों को, तो वो कितना ग्रो करते हैं कि वो फिर भी माइक्रोस्कोप से देखने लायक हालत में होता है जब लेडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इट इज नॉट अ बच्चा जो ट्रांसफर किया जाता है, एक मल्टीपल सेल्ड चीज होती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो लेडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो पहला सवाल तो ये था कि आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब सेम। सरोगेसी, यस, सरोगेसी मतलब किसी और के अंदर हस्बैंड वाइफ का बच्चा डाला जा रहा है। बॉलीवुड ने इसलिए पॉपुलर किया क्योंकि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपनी फिगर खराब नहीं करनी थी, बच्चा चाहिए था। इनफैक्ट इसी की वजह से बहुत सारे रूल्स और लॉज भी आ गए, जिसकी वजह से आज एक कॉमन इंसान जिसको प्रॉब्लम है उसको सरोगेसी लेने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बॉलीवुड ने उसको थोड़ा सा ज्यादा ही हाई लेवल का और हाइप कर दिया, जिससे कि सरकार को लगा कि ये गलत हो रहा है, आप किसी की कोक यूज कर रहे हो जबकि आपके पास कोक है। मतलब किराए की कोक कहते हैं इसको फिल्मों में, तो सरोगेसी वही होती है एक तरीके। सरोगेसी वही होती है कि आप किसी और के अंदर, किसी और के यूट्रस में अपने बच्चे को रख रहे हो, 9 मंथ्स के बाद बाहर आ रहा है। तो ये जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है, तो मैं बहुत जगह सुनता हूँ कि एग्स, स्पर्म्स, तो मेल में और फीमेल में मतलब किसमें कमी ज्यादा होती है कि मतलब आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? इक्वल इक्वल। मतलब आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि अगर मेरे क्लिनिक में लेट से एक महीने में 20 कपल आए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेट से 7-8 में लड़के में प्रॉब्लम है जो क्लियर कट है, 7-8 में लड़की में प्रॉब्लम है, तो बचे हुए 5 केसेस ऐसे होंगे जिनको हम कहते हैं कि दोनों एकदम नॉर्मल है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, स्टिल नो प्रेगनेंसी। तो ये चीजें जब हम आईवीएफ में जाते हैं तो क्लियर होती जाती है कि एग क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म दिख रहे हैं, पर क्या वो फर्टिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। कि आपका हॉस्पिटल सिरसा में है, तो मुझे पता है कि मतलब सिरसा तो एक तरीके से रूरल, जो गांव का, देहात का जो इलाका है वहां से भरा हुआ है। तो कितने मतलब टिपिकल तरीके के लोग आते हैं, और क्या वो ओपन अप होके आप लोगों से बात कर पाते हैं, अपनी समस्याएं बता पाते हैं कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है? क्योंकि सर जैसे आप मेल लोगों को थोड़ा सा देखते होगे, तो जो मेल ईगो होती है ना कि अल्फा मेल हूँ, ठीक है, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, तो इस तरीके की बातें आप सुनते होंगे। तो जब आपको ये पता चल जाता है भाई इस आदमी में कमी है, तो कैसे समझाते हो उसको कि भाई तेरे में कमी हो रखी है? ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। आज भी सास आएगी, सास उसके साथ बहू आएगी कि इसको चेक करो कि मेरा लड़का तो सही है। लड़का फर्स्ट हैंड तो कंसल्टेशन के लिए आता ही नहीं है। जब हम ये देखेंगे कि इसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, हम कहेंगे भाई हस्बैंड को भी लेके आइए, उसका भी सीमन की जांच करवानी है और हार्मोन टेस्ट भी करवाने हैं, फिर आके वो प्रेजेंट करता है। ये तो मतलब सदियों से ये चला रहा है कि आदमी तो मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरे में कमी है। पुराने ज़माने में तो हमने सुना है कि एक घर में एक दादी थी, एक दादी और ले आया, एक दादी और ले आया, बाद में पता लगा कि एज़ोस्पर्मिक तो खुद था, वो पर नील काउंट वाला तो खुद था। आज भी ये सिनेरियो बीच बीच में हमें देखने को मिलता है, पर पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, वो दोनों टेस्ट कराने के लिए रेडी भी हो जाते हैं आज के युग में। तो दोनों तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं हमें। तो उनको काउंसिल करना कितना मुश्किल होता है, ये समझाना कि भाई आईवीएफ आपके लिए ठीक है या नहीं। और आज के दिन इंडिया में सबसे पहले जो सवाल होता है वो तो ये होता है कि पैसे कितने लगेंगे। तो आप बताओ कि इसकी फीस कितनी होती है, कितना खर्चा आ जाता है आईवीएफ में? डेफिनेटली ये कॉस्टली प्रोसीजर तो है। जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो हज़ारों में तो वही हो जाते हैं कि हार्मोन टेस्ट जो है थोड़े से महंगे वाले टेस्ट हैं, उनमें ही 5-7-10 हज़ार तक खर्चा आ जाता है। और अगर कुछ और इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है, मान लो किसी के स्पर्म काउंट नहीं लाया तो उसका पीज़ा टीज़ा कुछ करना पड़ता है और महंगा हो जाता है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का खर्च तो लाखों में भी आ जाता है। मतलब मोटा मोटा हम बोलते हैं कि किसी को भी आईवीएफ के लिए बुक करना है तो 3 चांस का पैकेज उसको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा कारण है।
कि अगर स्ट्रेस के साथ आप आईवीएफ कराते हो तो चांस ऑफ सक्सेस घट जाता है। तो 3 का पैकेज होता है। तो पहली बार में तो आदमी सोचता है कि ये तो ट्रायल पैकेज है, मतलब अभी तो 2 और पड़े हैं, तो सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। और वैसे भी आईवीएफ की सक्सेस की बात करें तो 30 to 60% डिपेंडिंग अपॉन द कहाँ पे कौन सा सेंटर है, उनकी सक्सेस रेट है। तो 3 जब साइकिल का पैकेज लिया जाता है तो 80 से 85% चांस है कि आप बच्चा घर लेके जाएंगे। यहाँ पे ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लाइक कॉस्ट की बात की, मैं स्टिल ये कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट मेरे पास ना 50% पेशेंट्स, क्योंकि आप कह रहे हो सिरसा से हो, गांव के बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, पर मेरे पास 50% पेशेंट्स एनआरआई आते हैं, बाहर से आते हैं, जिनको लगता है कि ट्रैवल कॉस्ट, स्टे कॉस्ट सब कुछ मिला के भी उनको सस्ता पड़ता है, प्लस इतनी छोटी जगह पे होते हुए भी हमारे रिजल्ट्स टचिंग और इवन बेटर देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो उनको तो ऐसा लगता है बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। वहां पे जितने में आईयूआई साइकिल होता है, वहां उतने में तो हम आईवीएफ साइकिल दे देते हैं। तो और एक और चीज, जब हम बच्चे की बात करते हैं तो मैंने देखा है इवन बहुत पुअर लोग, मेरे पास आप बिलीव नहीं करोगे, रेडी वाले लोग भी आके बच्चा ले चुके हैं। इनफैक्ट वो हमारे यहाँ पे ना एक बर्गर मिलता है, भुजिया बर्गर, तो वो भैया मेरे पास आया, और जब वो मुझे पैसे देता होता था तो उस जमाने में 10 रुपए का वो मिलता था, तो उसके पैसे हम काउंट करते थे 10 10 10 10, कभी कभी ना आंखों से आंसू आते थे कि सो वी गेव जितना कंसेशन दे सकते थे। बट मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चा एक ऐसी चीज है जिसको चाहिए ना, वहां पे पैसा इंपॉर्टेंट है। कि अभी अपने ना पीछे गुड न्यूज नाम से एक मूवी देखी थी, तो अक्षय कुमार उसमें थे, दिलजीत दोसांझ और करीना कपूर। तो वो ना मतलब एक साइकिल के अकॉर्डिंग लगे हुए थे फिजिकल इंटीमेसी करने में। तो क्या कोई ऐसा मतलब साइकिल है जिसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, या पोजीशन? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही करीना कपूर करती थी फिजिकल और वो पैर ऊपर कर लेती थी, तो क्या ये चीजें सच हैं या सिर्फ फिल्मी बातें? हाँ, मिड साइकिल में जब एग रिलीज होता है तभी अगर किया जाए या उससे 24 घंटे पहले किया जाए तो स्पर्म और अंडे मिलने की संभावना सर मेरे को लग रहा है लोग ना ये बिट साइकिल नहीं समझ पाएंगे, तो हम इसको भाई पीरियड्स होते हैं जो एक फीमेल के, उसके कितने दिन बाद एग बनने स्टार्ट होते हैं, थोड़ा और सिंपलीफाई करके समझा देते हैं ताकि आम जनता समझ जाए। नहीं, मैं ना इसको समझाने से पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे पास ना ऑनलाइन कंसल्टेशन का बहुत ट्रेंड है, राइट? तो फॉरेन से किसी को बात करनी है, ऑनलाइन लेते हैं। एक हफ्ते पहले की बात है, तो मेरे पास एक पेशेंट आई कि मैम जब ओव्यूलेशन होता है उस डे पे हम ट्राई करते हैं। मैंने कहा तुम पूरे महीने में एक ही बार ट्राई करते हो? उसने कहा यस मैम, वो भी इतनी मुश्किल हो पाता है। आई सेड बच्चा मत लो, इफ इट इज सो मैकेनिकल फॉर यू। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, पहली बात तो जब तुमने सोचा है, एक तो मैं ये बोलती हूँ हर साइकिल को टेस्ट साइकिल मत बनाओ। आप मास्टर जी हो, जब आप बच्चों को बोलोगे ना कि कल मैं टेस्ट लूंगा और जैसा वो परफॉर्म करेंगे और आप आके नॉर्मल टेस्ट ले लोगे, तो शायद नॉर्मल में बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गिव अ टेस्ट। आपके अंडे पे टेस्ट नहीं देना चाहते। तो वन मैसेज जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आज आपने डिसाइड किया कि चलो प्रेग्नेंट होते हैं, क्या क्या करना है, कम से कम ना 1 महीने का टारगेट नहीं लेना। हर साइकिल को प्लीज एग्जाम मत दिलाओ, क्योंकि स्ट्रेस की बात करती हूँ ना, तो रिलैक्स, चिल। नंबर 2, चिल, पति पत्नी और ज्यादा इंटीमेट हो। आज से 50 साल पहले जब हमारे बुजुर्ग थे, मतलब हमसे एक जनरेशन पहले, ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वाज सेक्स। शायद वो रोज सेक्स करते थे। ये जो जेन जी जनरेशन या लास्ट ऑफ मिलेनियम आ गई है, इनकी इतनी ज्यादा बिजी लाइफ है कि उनको ना पति पत्नी के रिलेशनशिप में इसकी ब्यूटी क्या है, कितना क्लोजनेस ये लाती है, वो भूल ही गए। सो जब आपने डिसाइड किया, यस आई विल एक्सप्लेन द साइकिल कि कब ओव्यूलेशन अराउंड है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप उन दिनों थोड़ा और फ्रीक्वेंट करो। बट आपको ऐसे नहीं करना है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे बच्चा लेना है। नो नो। इनफैक्ट मैंने ना एक गर्भ संस्कार पे भी वीडियो किया था, जिसमें मैंने ये बोला था कि जिस दिन आप डिसाइड करते हो प्रेगनेंसी चाहिए, उससे 3 महीने पहले पति पत्नी के बीच में ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसा आप अपने बच्चे को देखते हो।
सो दिस इज नॉट जस्ट, मतलब एक पति पत्नी के बीच में उतनी गंदी चीज नहीं है. इट इज समथिंग, इट इज वेरी पवित्र थिंग, क्योंकि ऊपर वाले ने ये बनाई है. बिकॉज ऊपर वाले के लिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी एक संस्कृति चलती रहे. इनफैक्ट हम लोगों के धर्म में तो ये था कि आप नहा धो के आपस में सम भोग. इट इज अ वेरी पवित्र थिंग. तो उसको हम उस वे में लें, मोर फ्रीक्वेंट करें. अब कमिंग टू द फैक्ट कि ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक करें या कब पता चले कि एग रेडी है, क्योंकि स्पर्म हमेशा रेडी है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जब ओव्यूलेशन है उससे 5 दिन पहले का सेक्स काम करेगा, क्योंकि लेडी के अंदर 5 दिन तक स्पर्म सर्वाइव करता है अंदर ही बॉडी में. तो एक 5 डेज पहले का भी सेक्स किया हुआ प्रेग्नेंट हो सकता है. हाँ होएगा. मैम इसको एक थोड़ा ऐसे समझते हैं मैथ्स की तरह, क्योंकि मेरे को लगता है जो गांव में जो ज्यादातर जो कपल्स हैं और आधे जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, वो डायरेक्टली जब तक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाती बच्चे की, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते. तो उनको समझाने के लिए मान लीजिए कि एक उनकी वाइफ के 1 तारीख को डेट्स आती हैं, तो 4 दिन के आसपास ये रहती हैं डेट्स. तो उसके बाद मतलब कब उन्हें इंटीमेट होना चाहिए कि भाई बेबी का चांस हो? इसमें क्या है कि हर लेडी का साइकिल 28 दिन का या 30 दिन का नहीं है, है ना. तो ओव्यूलेशन या अंडा बनना जिसको हम बोलते हैं कि लेडी में एग रेडी होगा, उस समय स्पर्म्स आएंगे तो प्रेगनेंसी आने के चांस है. अगर किसी औरत का साइकिल 28 दिन का है तो उसको बैक से ट्रेस करना है. जैसे आपने मुझे बोला कि फर्स्ट को किसी का पीरियड आया तो नेक्स्ट उसको आने वाला है 28th को, ठीक है. तो 28 से -14 डेज काउंट करो, लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा. अच्छा. तो इतनी नॉलेज आपको है तो 14 तरीके आजू बाजू मोर इंटरकोर्स करने. मैं और भी टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे पता चलता है कि एग रेडी है अभी इसके बाद और. लेकिन लेट्स से किसी का साइकिल 35 दिन का है, तो उसको आज पीरियड आया तो 35 दिन मतलब लगभग 5 तरीके करीब है. अब 5 से -14 डेज काउंट करो, 21. तो 21 के अराउंड उसका ओव्यूलेशन होने के चांस. ये पीक टाइम होता है मतलब? ये पीक टाइम होता है. मतलब आपको आगे से नहीं काउंट करना, जब अगला पीरियड आने वाला है उससे 14 दिन माइनस करने. ये एक टेक्निक. ठीक है. अगर कोई लेडी टेम्परेचर चेक करे तो अंडा बनने के अराउंड 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है. एक हार्मोन होता है बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन के आने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है. मतलब रहेगा नॉर्मली, ये नहीं कि बुखार हो जाएगा उसको, बट नॉर्मल टेम्परेचर से आधा डिग्री या 1 डिग्री बढ़ गया. ये दूसरा टेक्निक है जानने का. तीसरा टेक्निक है कि उस समय लेडी को जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो लेस वाला ऐसे इलोंगेटेड चिपचिपा एग वाइट, अंडे के जो बाहर वाला वाइट, जो अंडा अभी आपने बॉईल नहीं किया है तो जो एग वाइट होता है वैसे वाला डिस्चार्ज, इवन 10 सेंटीमीटर तक भी स्ट्रेचेबल. इसको समझें तो ये वो डिस्चार्ज है जो स्पर्म को ऊपर ले जाने वाला. अच्छा. मतलब ये मीडिया बनेगा जिससे वो ऊपर पहुंचे. तो ये ब्रिज है एक तरीके से, ऐसा समझ सकते हैं कि ये वैसा वाला म्यूकस आ जाता है जो स्पर्म के लिए प्रो है. लेकिन इससे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई जेन्युइनली ट्राई कर रहा है तो लेडीज का इस फेज में मूड ज्यादा होता है. अगर आप गांव के माहौल में रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं हमारे घर में ना गाय भी है, वी हैव काउज. आपके पास भी सारी जिंदगी भैंस रखे हैं हमने. तो डॉक्टर साहब हमेशा बोलेंगे कि इन दिनों में गाय बुला रही है, बोल रही है या अम्मा बोलते हैं उसको हमारे तो. हाँ. भाई अम्मा आ रहा है भैंस का, बोला लेके जाओ. और वो जो आपने वाइट डिस्चार्ज टाइप का जो म्यूकस बताया वो हमें साफ दिखाई भी दे जाता है जानवरों में. सो वो आवाज लगाती है. तो उसी तरह लेडी की बॉडी आवाज लगाती है. एक तो मैं ये बोलती हूँ इस फेज में लड़कियां थोड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी, वो ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी एस्ट्रोजन लेवल द मोस्ट होता है इस फेज में, द मोस्ट मैक्सिमम है. एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है. तो शी विल फील लाइक
ये तो स्ट्रेस की वजह से ये सब फील करना, ये सब खत्म हो गया। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि योर बॉडी गिव्स अ कॉल। तो उस टाइम पे अगर फिजिकल हुआ जाए तो ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो मैम ऐसी कुछ क्या पोजीशंस भी हैं जिनमें मतलब प्रेगनेंसी कंसीव बच्चा होने के मतलब ज्यादा चांसेस हों? पोजीशन से ज्यादा डीप पेनिट्रेशन विल हेल्प, ओके ताकि थोड़ा डिस्चार्ज डीप इनफ हो। ओके बट प्रेगनेंसीज आने के हमने इंसिडेंसेस वहां भी देखे हैं जो लड़के पेनिट्रेट भी नहीं किए लेकिन उन्होंने डिस्चार्ज बाहर किया। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आएंगे कहेंगे मैम हमारा तो अंदर हुआ ही नहीं, प्रेगनेंसी कैसे आ गई? क्योंकि डिस्चार्ज अगर आपने बाहर किया तो बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं अपने आप वजाइना में, क्योंकि स्पर्म क्या है, चलायमान चीज है, आप उसको फिश की तरह मानो। अच्छा, दूसरी चीज कि मेल के पेनिस पे भी तो कुछ ना कुछ स्पर्म्स रहेंगे, तो बहुत लोग जब डिस्चार्ज आउट भी करते हैं तो भी प्रेगनेंसी आ सकती है। एक इजेकुलेट में 7 करोड़ स्पर्म निकलते हैं, ठीक है। मोटा मोटा। हाँ। अब वो प्रेग्नेंट होने के लिए तो उसकी ड्रॉप का छोटा सा ड्रॉप भी अगर कहीं वजाइना के आसपास कहीं टच भी हो गया और वहाँ वो डिस्चार्ज अवेलेबल है, लेडी का डिस्चार्ज अवेलेबल है, म्यूकस अवेलेबल है, वो उसको खींच के ऊपर ले जाएगा, उसके थ्रू भागते ऊपर पहुंच जाते हैं। ये तो सर बड़ी एक तरीके से देखा जाए खतरनाक सी बात है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई हम प्रोटेक्शन तो यूज नहीं करते, इंटीमेट होते हैं तब, लेकिन हम बाहर डिस्चार्ज कर लेते हैं जिससे प्रेगनेंसी का खतरा ही नहीं रहता। लेकिन आप कह रहे हो फिर भी प्रेग्नेंट हो सकता है। जो विड्रॉल मेथड ट्राई करते हैं उनमें फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं, तभी तो सबसे ज्यादा उन्हीं में होते हैं कि हमने तो किया ही नहीं और हमारे प्रेगनेंसी हो गई, फिर वो एमटीपी के लिए आएंगे, डॉक्टर के पास आएंगे कि भाई ये गड़बड़ होगी हमारे से। एक दूसरा इसमें मुझे और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे जो डेट्स हैं, जैसे 1 तारीख को मैं कह रहा था, तो ये बहुत कॉमन है मैरिड लोगों में कि भाई उन्हें प्रोटेक्शन यूज करने में थोड़ी सी झिझक सी होती है कि भाई हमारा तो एक ही पार्टनर है तो सेफ इंटीमेसी हम कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक ऐसी विंडो हमें मिल जाए कि हम मतलब प्रोटेक्शन यूज ना करें। मैं बताऊं फिर वो विंडो? हाँ देखो 100% तो नहीं है, बट पीरियड के जस्ट बाद 4-5 डेज इज गुड टाइम। ओके, सेफ सेफ पीरियड बोलते हैं। ठीक है, 4-5 डेज, ज्यादा नहीं। और जब पीरियड्स आने वाले हैं उससे पहले 4-5 दिन ओके। अच्छा, अब जब डिस्चार्ज थोड़ा सा कर्डी दही जैसा हो गया तो वो फेज आ गई है जब आपको, हम किसको बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज, कि जब एग बन के रप्चर होके कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो वो कर्डी डिस्चार्ज वो फेज है जब प्रेगनेंसी आने के चांसेस है। बट मैं डिस्क्लेमर है कि इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी हो जाए तो मतलब मेरे को मत। हाँ, लेकिन ये तो है ना कि अगर डेट्स जाने के 4 दिन बाद और डेट्स आने 4 दिन पहले, ये कम्प्लीटली सेफ है विंडो सेक्स करने के लिए, होना चाहिए। बुक्स में तो इसको सेफ पीरियड लिखते हैं। बट एक हमारे टीचर होते थे, वो हमेशा बोलते थे स्पर्म्स आर नॉटीएस्ट ऑफ नॉटीज। तो कभी कभी कोई स्पर्म का मन करे तो 10 दिन भी औरत की बॉडी में सर्वाइव कर जाए तो आई डोंट नो, मतलब सम स्पर्म माइट बट यूजुअली नहीं। वैसे आपने कहा कि 4 दिन तक जो स्पर्म है वो जिंदा रह सकता है, 5 दिन तक। तो 5 डेज पहले ओव्यूलेशन से किया हुआ भी इंटरकोर्स खतरनाक हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको नहीं चाहिए बच्चा। मतलब 14वें दिन अंडा रिलीज होना है, अगर 9वें दिन भी किया तो प्रेगनेंसी आने के चांस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अभी हम पोजीशन की बात कर रहे थे, जैसे गुड न्यूज में करीना कपूर पैर ऊपर कर रही थी जैसे ही फिजिकल हो रहे थे, तो क्या कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के? रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कभी इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आपने छोटा महसूस किया है? क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको अनपढ़ जैसा लगा है? मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और पिछले 6 सालों से मैं 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा चुका हूं। अब आपकी बारी है, जल्दी से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें इंग्लिश लवर्स गूगल प्ले स्टोर से, या आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9599170384 पर, और जुड़ जाइए हमारे लेटेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स से, जहां मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के बेसिक्स, वो भी बिना रट्टे मारे। एक्चुअली मतलब यहाँ पे मैं उल्टी बात करना चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम जब भी इंटरकोर्स करते हैं हम सुबह तक उठते नहीं है, मतलब
वो एक पिलो रख के कि भाई अंदर रहे। या बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैम डिस्चार्ज बाहर आ जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि यार तुम्हारा डिस्चार्ज बाहर आता है, अपनी उन दोस्तों से तो पूछो जिसके पास 5 बच्चे भी हैं कि डिस्चार्ज तो सभी का बाहर आएगा, क्योंकि वजाइना तो एक ब्लाइंड कैनाल है ठीक है, जिसमें सर्विक्स के थ्रू सिर्फ स्पर्म्स अंदर जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। बाकी जो डिस्चार्ज है वो सारा स्पर्म्स नहीं है। जो डिस्चार्ज है वो मीडियम है जिसमें स्पर्म्स रहते हैं। आप ये समझो कि वो एक समुंदर है या वो एक लेक है जिसमें स्पर्म स्विम कर रहे हैं। ठीक। तो स्पर्म्स ही ऊपर जाएंगे, वो डिस्चार्ज ने तो बाहर ही आना है। तो अगर किसी को लेटना भी है तो 5 मिनट्स, हद 10 मिनट्स, उसके बाद आराम से टॉयलेट जाएं, क्लीन योरसेल्फ वेल, क्योंकि स्पर्म्स ने तो अपना काम कर दिया इतनी देर में। कर दिया इतनी देर में, मतलब 5 मिनट का खेल है ये सारा। 5 मिनट्स तक लाई डाउन करना इज गुड इनफ। उसके बाद का भूल जाओ। और ये जो आपने टॉयलेट जाने वाली बात की, इससे भी मैं थोड़ा सा एक और सवाल मेरे मन में आया है। कई लोग क्या कहते हैं कि कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और सेक्स करते ही अगर आप वॉशरूम जाके अपना साफ कर लो, डिस्चार्ज सारा निकल जाए, कहते हैं उकड़ू बैठ जाओ या जो भी चीजें हैं, तो बोला फिर इंडियन टॉयलेट में बैठ जाओ तो फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं रहते। क्या ऐसा कुछ है? वो तो डॉक्टर साहब ने अभी नहीं, बताया ही है। वो तो बिल्कुल ही मिथ है। तो ये तो अगर वहां टच हो गया, डिस्चार्ज अंदर हो गया, और वो सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह के आसपास अगर हो गया और वो लग गया उसको, ड्रॉपलेट एक छोटी सी, उसके बाद आप कितना ही वॉश कर लो, अगर वो टच हो गया हो तो वो भाग गए ऊपर। वो दे आर नॉटियस ना, अभी तो हमने बताया कि नॉटियस चीज है, वो तो अंदर भाग गया तो भाग गया, ऊपर चढ़ जाएगा उसको। अगर वो नॉटियस चीज वहां टच हो गई, पोस्टीरियर सर्विक मतलब उसके वजाइना के डीप पार्ट में कहीं अगर डिपॉजिट हो गए स्पर्म्स या वजाइना में सीमेंट, कहीं पे भी हो गए नहीं, तो उन्होंने अपना काम कर देना है। फिर आप बुलाएं उसको, बैठे रहो, उकड़ू बैठो, वॉश करो, धो लो, कुछ भी कर लो, काम हो गया। मतलब यस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाएंगे, बट जीरो नहीं है। जीरो नहीं है। इसको एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन मत यूज इन कर। फैक्ट पोस्ट इंटरकोर्स वॉशिंग मैंडेटरी है, क्योंकि दोनों की पीएच उल्टा है, तो उसको पीएच वैल्यू को मेंटेन करना है। फर्दर कोई इरिटेशन, इन्फेक्शन नहीं हो, मेल के भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन मैं वॉशिंग पे एक चीज बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां ये ना सोचे कि उनको अंदर वजाइना वॉश करना है, चाहे किसी को बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं, जिनको बच्चा नहीं चाहिए कि वो वजाइना में, क्योंकि आजकल ना स्प्रे हैंड वाला जो आ गया है कि उससे आप स्प्रे से मत करो, क्योंकि वजाइना में जो डिस्चार्ज होता है वही आपकी वजाइना की प्रोटेक्शन है। अगर आपने उसको स्प्रे कर दिया तो आपके अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे और बारी बारी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो अंदर वॉश किसी को भी गलती से भी नहीं करना। तो आप ये कह रहे हो कि कोई भी फीमेल है, चाहे वो सेक्स करे ना करे, चाहे वो अनमैरिड गर्ल है, चाहे वो मैरिड लेडी है, किसी को भी वजाइना के अंदर पानी डाल के, या इसको हम डूश बोलते हैं, डूश नहीं करना। ये जेट स्प्रे वाला जो आपके पास तो केस आते होंगे कि बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। इनफैक्ट मैं इसलिए अनमैरिड की बात कर रही हूँ कि कभी कभी गर्ल्स को ऐसे लगता है, स्पेशली जब पीरियड्स होते हैं, कि मैम मैं ना अंदर भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि देखो ब्लड आता है मेंसेस का, तो कभी कभी थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, बट दिस इज नॉट सपोज टू बी डन। ये बिल्कुल गलत है। अभी ये आपने बोल दिया डेट्स आती हैं, तो इसमें भी मेरा एक और सवाल आ गया। क्या इंटरकोर्स अगर डेट्स के दौरान किया जाए तो इज इट सेफ प्रेगनेंसी के लिहाज से भी और वैसे भी, मतलब एसटीडी के हिसाब से भी? एक्चुअली ना पीरियड्स के टाइम कभी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और आपका हद से ज्यादा मन कर रहा है, तो भी आप कोई और टेक्निक यूज कर लो, प्लेफुल होके कैसे मर्जी कर लो, बट अंदर नहीं करो। मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले ब्लड मेल के लिए भी हार्मफुल है। ट्रू? यस। अच्छा, जो फीमेल का मेंसेस के दौरान ब्लड है वो मेल के लिए मेल के ऑर्गन पे लगेगा तो उसके लिए भी इरिटेशन है। अच्छा, एक। ठीक है। नंबर टू कि इस टाइम पे अगर मेल इनसाइड डिस्चार्ज कर देता है गलती से भी, तो वो जो स्पर्म ट्रैवल करेंगे वो हल्का सा ब्लड भी इनसाइड ले जा सकते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम जिसको हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं, क्योंकि वो उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो स्पिल हो गया, यानी वो यूट्रस से ट्यूब से बाहर आएगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या एंडोमेट्रोसिस हो सकती है। नंबर 3, अगर ये भी नहीं होता है
अगर इस टाइम पे फीमेल को ऑर्गेज्म आ गया तो भी तो वो बैक फ्लो होगा, जो यूट्रस से बाहर आना था, ऑर्गेज्म में कंट्रैक्शंस आएंगी और वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो नो सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स बाय द नॉर्मल रूट, नहीं। तो एक अभी जो आपने फिर से बात करी, एक और सवाल उसी में से, जो ऑर्गेज्म की बात की आपने, तो क्योंकि आपके पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और इंडिया के बारे में ही थी, और सच भी था उसमें से एक, कि एक कपल जाता है डॉक्टर के पास और कहता है जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और मर्द कहता है भाई मेरे में तो कोई कमी है नहीं, इसका इलाज कर दो और देखो इसमें क्या दिक्कत है। एक मूवी है शायद आयुष्मान खुराना है उसमें एक्टर, डॉक्टर बने हैं, फीमेल गायने डॉक्टर बने, डॉक्टर जी शायद। तो उसमें फिर जब वो मेल बाहर जाता है तो वो फीमेल बताती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे साथ सेक्स तो करते हैं लेकिन वो गलत जगह करते हैं, यानी कि वो सही स्पॉट नहीं पता, वो पेट में करते हैं। तो क्या ऐसे भी कुछ केस आए हैं आपके पास कि लोगों को यही नहीं पता कि भाई करना है नहीं करना, या ऑर्गेज्म के बारे में जानकारी रूरल इंडिया में इसका क्या मतलब जानकारी है, वो बताइए एक बार। आज से 15-20 साल पहले तो ये बहुत कॉमनली होता था कि शादी होगी और एक एक साल तक कपल को समझ ही नहीं आया कि करना कहाँ है। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट और अवेयरनेस, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध हो गया कि आज के युग में ये थोड़ा अनकॉमन हो गया है। पर इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज भी मेरे पास ऐसे ऐसे कपल्स आते हैं 7 years हो गए शादी को और एक बार भी इंटरकोर्स नहीं किया। प्रॉब्लम कुड बी विद फीमेल। होता क्या है, क्या एक भय हो जाता है और धीरे धीरे करते करते वो इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको वजाइनिस्मस करके हम बोल देते हैं कि लेडी एंट्री नहीं अलाउ करती, क्योंकि हल्का सा भी एंट्री के नाम पे उसको फोबिया हो जाता है और इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली कभी कभी मेल्स में वो प्रॉब्लम हो जाती है कि शुरू शुरू में जब नहीं कर पाए तो वो एक फीलिंग कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं। मतलब ऐसे मेल्स आते हैं जो कहते हैं हम मैस्टरबेट कर देते हैं लेकिन हमसे इंटरकोर्स नहीं। इनफैक्ट ये नई जनरेशन में तो इतना ज्यादा है क्योंकि उनको खुद करने का इतना इजी लगने लगा है कि उनको प्रॉपर सेक्स के टाइम पे सेक्स करना ही नहीं आ रहा। तो आप ये कह रहे हो जो जेंजी है वो आने वाली है, ये मास्टरबेट ज्यादा कर रहे हैं, पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, नया पॉर्न देखते हैं, फिर मास्टरबेट करते हैं। रियल सेक्स, क्योंकि रियल सेक्स उतनी इंटरेस्टिंग है भी नहीं। यू नो पॉर्न तो बहुत रोज नया कुछ कुछ दिखा, वो नई नई फैंटेसी, नया नया तरीका, नए नए तरीके से सेक्स करना है, नए नए सेक्स टॉयज पे सेक्स करना है। अब जब एक्चुअल लाइफ में आता है थ्रेशोल्ड आपकी एक्सपेक्टेशन, आप जो पॉर्न देख रहे हो आपको तो एक हूर परी सी लग रही है और क्या, और रियल लाइफ इज नॉट दिस। फिर आपको वो एक्सप्लोर करना, मतलब पति पत्नी की वो जो मैं बोलते ना पवित्रता ऑफ द रिश्ता है, उसके बाद आपको ना मैं आपको बोला है रिलैक्स। मतलब मैं वही बता रही हूँ 7 years हो गए एक बार भी नहीं हुआ। और इतने क्यूट क्यूट कपल्स होते हैं, कभी कभी हस्बैंड इतना बॉदर कि मैम इसको पेन नहीं होनी चाहिए। फिर मैं पूछती हूँ आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, बच्चा कि ये? मैम ये तो है पर एक बार बच्चा। सो हमने IVFs भी किए और बहुत बार कपल्स क्या होते हैं ड्यूरिंग द जर्नी आके बोलते हैं मैम इंटरकोर्स हो गया, इतना मजा आता है। मैं कहती हूँ बच्चा बाद में, चलो आई रियली लाइक टू सेलिब्रेट दैट थिंग। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके ना पेशेंट हमें TVS, एक जो हम प्रोब अंदर डालते हैं वजाइना में टू सी कि एग्स बन रहे हैं, तो जैसे जैसे वो अलाउ करती जाती है, धीरे धीरे करती है क्योंकि वजाइनिस्मस वाइल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जब उसने वो अलाउ कर दिया तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मेरा रास्ता में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो धीरे धीरे हो जाता है सब। एंड इट फील्स सो ग्रेटिफाइंग क्योंकि बीइंग अ कपल आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन अ रिलेशनशिप। एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जस्ट अ प्रोसेस ऑफ हैविंग अ बच्चा ना। आज के दिन ना मल्टीपल पार्टनर्स रहने लग गए हैं जेंजी के, तो जो इंटीमेसी होती है शादी के बाद तो कई बार अपने पार्टनर में ना इंटरेस्ट भी एक तरीके से थोड़ा लूज हो जाता है लोगों का। तो क्या ये भी एक वजह है कि मतलब जो फर्टिलिटी है, जो बच्चे ना होना एक वजह बन चुकी है, ये भी एक कारण है क्या? मैं इसको ना ऐसा तो नहीं बोलती कि ये मल्टीपल पार्टनर्स अगर किसी के शादी से पहले है तो एक वजह है, बट यस अगर कोई मल्टीपल पार्टनर्स
अनप्रोटेक्टेड रख रहा है, यानी प्रोटेक्शन नहीं यूज करके कर रहा है, तो नेचुरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के चांसेस बढ़े। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के चांसेस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज, इन्फेक्शन एज अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट मेरे यहाँ कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम एक एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं दोनों को। हस्बैंड का सीमेन कल्चर जरूर कराते हैं और वाइफ का स्वैब टेस्ट, वजाइनल स्वैब है, ताकि पहले इन्फेक्शन ठीक करो। तो इन्फेक्शन ठीक होते ही बहुत सारे पेशेंट्स तो वैसे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पर अगर वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो ट्यूबल ब्लॉक तक जा सकता है। ओके, तो मतलब दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये सवाल था कि जो ये आज के दिन हम बहुत सुनते हैं सफ़ेद पानी या मतलब पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है फीमेल में, तो इसका रीज़न क्या है? क्या ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज के दिनों में, और क्या इस वजह से भी प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है? ये ना दो क्वेश्चंस पूछे आपने। सफेद पानी को पहले मैं समझाती हूँ कि हर लेडी का एक नेचुरल डिस्चार्ज भी होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ओव्यूलेशन के अराउंड या जब एग बना है तो ऐसा डिस्चार्ज, शुरू की साइकिल में अगर एक नॉर्मल डिस्चार्ज की बात कर रही हूँ, अभी इन्फेक्शन वाली बात ही नहीं करें, तो शुरू में क्या होता है, पीरियड आने के बाद बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे एक हार्मोन ईस्ट्रोजन बढ़ता है डिस्चार्ज बढ़ने लगता है, जो ओव्यूलेशन के अराउंड ऐसे वाला हो गया, स्ट्रेचेबल। ओव्यूलेशन के बाद ये डिस्चार्ज बदल जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में, फिर ये थोड़ा सा टूटने वाला डिस्चार्ज। मैं दही जैसा इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि दही वाला डिस्चार्ज इन्फेक्शन का है, तो ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। जिस तरह मेल्स के एक डिस्चार्ज होता है तो लेडीज का भी एक नेचुरल वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नेचुरल है। इसका फायदा क्या है कि लुब्रिकेशन है, वो एक किस्म का समझ लो अंदर का तेल है। जैसे जब लेडीज मीनोपॉजल हो जाती है, उनका डिस्चार्ज कम होता जाता है हार्मोन्स कम होने, तो तब उनको प्रॉब्लम आने लगती है, नीचे इचिंग का होना। तो ये एक हेल्दी फीमेल डिस्चार्ज है जो बहुत नॉर्मल है, जिसको बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमारा ये डिस्चार्ज है और ये खराब है, जिसको कई कई लोग क्लीन करने लगते हैं, तो नहीं करना। ये तो हो गया नॉर्मल डिस्चार्ज। अब कैसे पता चले कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है? दो ट्रिक्स। नंबर 1, अगर इस डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है, क्योंकि स्मेल हर मतलब एक नॉर्मल फीमेल डिस्चार्ज की भी एक नेचुरल स्मेल है, जैसे एक सीमेन की एक नेचुरल स्मेल है, तो एक नेचुरल नॉर्मल डिस्चार्ज की स्मेल है, पर जब वो स्मेल स्मेली स्मेल होगी तो यानी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, किसी को नीचे इचिंग हो रही है या सेक्स करने के बाद हस्बैंड को भी इचिंग हो रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। क्या यही पीसीओडी होता है? ये पीसीओडी है, ये पीसीओडी नहीं है। ये तो हमने खाली एक बात की टॉपिक की डिस्चार्ज क्या चीज है, पर इन्फेक्शन वाले डिस्चार्ज को बिल्कुल टाइम से ट्रीट करना जरूरी है, जिसमें मैं हमेशा समझाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये टेस्ट मिस कर जाते हैं कि एक स्वाब स्टिक होती है, एक डंडे पे ना छोटी सी कॉटन लगी है, तो उसको वजाइना में घुमा के बिना टच किए उसको भेजा, तो अगर इन्फेक्शन है तो वो लैबोरेटरी वाले बोल देंगे कि इन्फेक्शन है, और एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है एंटीबायोटिक की कि किस एंटीबायोटिक से वो ट्रीट होएगा। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि लोग 10-10 साल से इन्फेक्शन से, और लोग डॉक्टर्स कुछ भी दवाई दे रहे हैं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको पता करना पड़ेगा कौन सा इन्फेक्शन है, फिर ट्रीट कर। ये तो एक बात होगी। अब बात आती है पीसीओडी, पीसीओएस, या उसका एक नया नाम आ गया जिसका नाम है पीएमओएस। ये इतनी ज्यादा कॉमन बीमारी है कि अगर मैं ये कहूं कि आज की डेट में हिंदुस्तान में हर 3 में से 1 लड़की को ये प्रॉब्लम है, तो शायद ज्यादा नहीं होगा। इसको मुझे ऐसा समझाने दो कि अगर मैं अपनी मम्मी की जनरेशन की बात करती हूँ तो 10 में से 1 लड़की को ये प्रॉब्लम थी। करते करते हमारी जनरेशन में मान लो 5 में से 1 लड़की को हुई, अब 3 में से 1 को हुई। लाइफस्टाइल डिजीज है, वही 3 कारण, स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज नहीं करना। जेनेटिक्स है इसमें, यानी किसी की माँ को है तो 25% जेनेटिक्स है,
लेकिन 75% एपिजिनो, यानी आप जब आप खाना खा रहे हो ना, तो कई लोग कहते हैं कि आप अपनी जेनेटिक्स लिख रहे हो। अंग्रेज लोग बोलते हैं फोक आपका पेन है। मैं बोलती हूँ हम हिंदुस्तानी लोग अगर हाथ से खाना खाएं तो ये आपके हाथ में 5 तत्व, तो आपने हाथ से डिसाइड कर लिया या चम्मच से डिसाइड कर लिया कि आप अपनी कहानी क्या लिख रहे हो। सो अगर आप ये चीजें ठीक कर लोगे तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोलती हूँ कि मैं खुद भी पीसीओडी पीसीओएस हूँ, लेकिन मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छा चलता रहा। माय मदर वाज 120 kg, मोटी सी थी, बट मेरा लाइफस्टाइल ठीक रहा तो मुझे इनमें से किसी चीज ने डिस्टर्ब नहीं किया। मैम, डिस्टरबेंस से बात याद आती है कि जो आपने लाइफस्टाइल की बात की, आजकल जो जेनजी का जो लाइफस्टाइल है वो ये आ गया है कि मतलब हुकअप कल्चर बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है लोगों में, और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसको कहा जाता है भाई तुम मतलब हमारे समाज के लायक नहीं हो, तुम में कोई कमी है। और पता है क्या बोलते हैं आजकल कि ये गे है। अगर हाँ। किसी लड़के के पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो पूछेंगे यार तू स्ट्रेट तो है। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज तो है ही। उस पे तो मैं आऊंगा जब हम आईवीएफ की बात करेंगे कि वो किस वजह से होते हैं। दूसरा ये था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज के दिन इंटीमेट हो रहे हैं, और कई बार मतलब यंगस्टर्स हैं तो वो प्रोटेक्शन होना ना होना भी मतलब कई बार वो अवॉइड ही करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आज के दिन बहुत ज्यादा मतलब जेंजी यूज कर रहे हैं। तो इन लड़कियों को जो कि गर्भ रोकने वाली जो ये दवाई है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल करती हैं, क्या इनको आने वाले टाइम में मां बनने में दिक्कत आएगी? मैं ये बोलूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना प्रोटेक्टिव है बहुत सारी चीजों के लिए, तो नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से हॉर्मोन्स रेगुलेटेड रहते हैं, नुकसान नहीं करने वाली है। लेकिन क्या नुकसान करेगा अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, आपके पार्टनर में इन्फेक्शन है, और अगर आपका पार्टनर भी मल्टीपल पार्टनर्स रख रहा है तो पता नहीं कौन से पार्टनर से कौन सा इन्फेक्शन आपके पास लेके आ रहे हैं। इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली, बट पिल्स एज सच नॉट वेरी हार्मफुल। बट हाँ, क्यों खेलना है हॉर्मोन से, मतलब ना करें तो ज्यादा अच्छा है, राइट? राइट। तो क्या ये मतलब शरीर को नुकसान नहीं करती? क्योंकि मैंने देखा है और सुना भी बहुत है कि अगर कोई लड़की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है तो उसकी डेट्स इम्बैलेंस हो जाती हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी किसी की डेट्स इम्बैलेंस होती हैं तो डॉक्टर्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उतना नुकसान नहीं करने वाली, तो रेगुलर इनका यूज किया जा सकता है? करा जा सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है? ये बहुत बड़ा मिथ है मैम, वैसे जो आप बता रहे हो मिथ बस्ट है। क्योंकि जो नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ रही हैं उसमें ना हॉर्मोन्स बहुत लिमिट में है, और वो बेसिकली ना इरेग्युलर उसको बैलेंस करती है, तो नहीं, नो। और बहुत बार कई लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज किया है तो बाद में प्रेगनेंसी नहीं होगी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीबाउंड इंक्रीज इन फर्टिलिटी। आपने 3 साल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज की, मैं जेनजी की नहीं बात करी, कोई नॉर्मल कपल की भी बात करें, 3 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें प्रेगनेंसी करनी है, तो जैसे ही वो पिल स्टॉप करते हैं उनकी बॉडी ना जैसे वेट कर रही होती है, और वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। रीबाउंड इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी भी एक चीज है। मैम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विदेशों में ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो मंथली बेसिस पे ली जाती हैं, जिनसे वो फ्रीली मतलब विदाउट प्रोटेक्शन फिजिकल हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो वही 48 घंटे 72 घंटे वाली एक आई पिल आती है। तो क्या ऐसी भी पिल्स हैं? एक ये जो 48 घंटे वाली है आई पिल, ये पोस्ट एक्सपोजर पिल है। जैसे मान लो कि नॉर्मली लोग एक कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, पर बाई चांस एक दिन मिस हो गया, गलती हो गई, तो ये यूज करने, इसको रेगुलर स्केल पे नहीं यूज करना। मैं इसी की बात कर रहा था। नहीं, ये पिल नहीं अच्छी है क्योंकि ये बहुत हाई डोज है ऑफ हॉर्मोन्स। प्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया, उसके बाद आप टैबलेट ले रहे हो कि प्रेगनेंसी से बच जाए 24 आवर्स या 48 आवर्स के बीच में। Yes. बट जो पिल्स की मैं बात कर रही हूँ वो वाली पिल्स हैं जैसे कि सरकारी सप्लाई में भी मालाएन मिलती है, वो डेली एक पिल लेनी है। इनफैक्ट उसमें एक बड़ी क्यूट सी चीज सरकार ने क्या की हुई है कि 5 गोलियां लास्ट में आयरन की भी डाल रखी है, कि जो अनपढ़ जनता ले रही है तो थोड़ी सी आयरन भी उनकी बॉडी में चला जाए। तो वो पिल एज अ रेगुलराइजेशन पिल है। उस पे और भी आती जो
आपको ओवर द काउंटर मिलेंगी, तो वो एक अलग चीज हुई। ये जिस पिल की आप बात कर रहे हो वो नहीं रेगुलर यूज करना है, ये वो नुकसान बाई चांस आपने साल में 1 या 2 बार करी तो चलेगा, बट आप उसको एज अ रेगुलर प्रोटेक्शन मेथड मत यूज कर, क्योंकि वहां पे हम हॉर्मोन्स के साथ खेल रहे हैं। ओके, बिल्कुल। तो अब मान लो कई बार कई बच्चे जो हैं आज के दिन लेना भूल भी जाते हैं आई पिल, या उनको लगता है बाथरूम में बैठ गए, टॉयलेट में चले गए तो वही प्रेग्नेंट नहीं होंगे, या जैसे मैंने शुरू में कहा था कि डेट जाने के 4 दिन बाद 5 दिन बाद भी उन्होंने कर लिया, फिजिकल हो गए, तो सोचते हैं कि नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको पता चलता है, तो कितने हफ्तों तक मतलब जो अबॉर्शन है वो मतलब सेफ है? और कई बच्चे आजकल दी ये ना ओवर द काउंटर किट कुछ पैसे दे के ले लेते हैं फार्मासिस्ट से, तो ये कितना खतरनाक है? और क्या ऐसे बच्चों को आगे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आएगी? ओके, सबसे पहली बात, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी सुन रहा है, ये ओवर द काउंटर मिलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार धीरे धीरे बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। लेकिन मिल जाती है मैम। पर गलत बात है, ये गलत बात है। पिल्स ये हम लोग जैसे लोग भी दे रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो क्यों जाके लेनी है ओवर द काउंटर, जबकि आप एक नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके समझ के भी ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास कोई अनमैरिड लड़की भी आती है जो प्रेग्नेंट हो गई है, बट मैं उसकी बात समझती हूँ और उसको वो किट दे देती हूँ, तो उसको क्यों लेनी है ऐसे लोगों से जहाँ पे आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। इसकी 2 वजह हैं, एक तो हॉस्पिटल में उनको कोई देख ना ले, दूसरी वजह है कई बार वो 18 साल की भी नहीं होती हैं। यस, यू आर राइट। तो ऐसे बच्चों का आप बताओ कि वो अगर अपनी तरफ से किट ले लेते हैं तो फ्यूचर में क्या चांसेस हैं कि उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी? देखो, अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है तो नहीं, मतलब अगर पता चले तो एज सून एज पॉसिबल। अगर मैं हफ्तों की बात करूं तो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैलकुलेट करते हैं। लगभग 5.5 और 6 हफ्ते के बीच में बच्चे की धड़कन आ जाती है। उससे पहले ये पिल कामयाब होने के 95% चांस है। कार्डियक एक्टिविटी आने के बाद किट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपकी किट फेल हो जाएगी। ये 1 सबसे खतरनाक जो चीज है इसमें, कभी कभी, क्योंकि अगर हम ये अनमैरिड लड़कियों की बात करें, मल्टीपल पार्टनर्स की बात करें, कि ये बच्चा ना ट्यूब में ठहरा हुआ होता है और आपने पिल ले ली, ब्लीड हो गया, आपको लगा काम हो गया, लेकिन वो बच्चा ग्रो करता रहा और सडन बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग, यानी आपकी जान पे भारी हो जाएगा। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से बहुत फायदा होने वाला है, कि वो ये तो चेक कर लेगा कि प्रेगनेंसी यूट्रस में थी, या अगर ऐसा भी नहीं करते तो आपने किट ले ली, ब्लीडिंग हो गई, तो आप हफ्ते 10 दिन बाद एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें कि बच्चा निकल गया। क्योंकि वंस इन अ वाइल ऐसा भी होगा कि कई कई लड़कियां ऐसी होती है जिन्होंने किट ले ली, फिर 4 महीने बाद आ रही है कि हमने तो किट ले ली थी, ब्लीडिंग तो हो गई लेकिन बच्चा तो चिपका ही रह गया ना। तो इसलिए एक सिंपल सी एडवाइस, ऑल्दो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मुझे नहीं कहना चाहिए कि अगर आप ओवर द काउंटर ले ही रहे हो, एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए 10 और 15 दिन के बाद कि एवरीथिंग इज फाइन। अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी और किसी और की जिंदगी आगे जाके खराब ना हो उसके लिए भी। और आजकल ना हम बॉलीवुड में देखते हैं कि ये बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस बात करते हैं एग फ्रीजिंग की, ठीक है, स्पर्म फ्रीज करने की। तो ये क्या कल्चर है और इसके क्या फायदे हैं? क्या हर किसी को करा लेने चाहिए? क्योंकि शादियां बहुत लेट हो रही हैं आजकल। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब ये ना खाली सेलिब्रिटीज तक नहीं रहना चाहिए। अगर कोई लड़की लेट्स से 25 इयर्स की है और वो आने वाले 10 साल में एक बच्चा नहीं देखती, तो उसको 25 इयर्स में एग फ्रीज कर लेना चाहिए। नंबर 1 कि 25 इयर्स में जो क्वालिटी ऑफ एग्स मिलेंगे और जो क्वांटिटी मिलेगी वो अलग ही अच्छी होगी। और मान लो 35 इयर्स में जाके भी आपको आईवीएफ की जरूरत है, तो जो आपकी एग क्वालिटी है उसमें ना जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आने के चांसेस, एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होंगे जैसे जैसे एज बढ़ रही है। प्लस एग्स भी तो खत्म होते जाएंगे, फिर बाद में कल को आपको किसी और से मांगना पड़े।
आप बता रहे थे कि आपने बैंक में भी काम किया, तो मैं इसको सिंपल सी बात बोलती हूँ कि इसको आप ये सोचो कि हमने बैंक में रख दिए, नहीं चाहिए तो ना सही, अच्छा। बट हमारे पास एक चीज पड़ी तो है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने एग फ्रीज किए, 5-7 साल में जाके शादी हुई और नेचुरल कंसेप्शन हो गई, बट एटलीस्ट आपके मन में एक सुकून तो था ना कि नहीं होएगी तो मेरे पास बैकअप प्लान है। तो एग फ्रीजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी, एम्ब्रियो मतलब एग और स्पर्म का मिलके जो बच्चा बनता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स जो फॉरेन जा रहे हैं, वो हम अपना एम्ब्रियो फ्रीज करा के चले जाते हैं कि मैम हमें पता है कि वहां हमें 8-10 साल अभी स्ट्रगल करना है, 8-10 साल। जितना भी, अच्छा। कि भाई हम जब स्टेबल होंगे तो ही हम बच्चा लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि बच्चा तभी लेना चाहिए जब आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो, जल्दबाजी मत करो। तो बहुत सारे लोग अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करा के चले जाते हैं। यानी एम्ब्रियोज से अगर मैं ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो हस्बैंड और वाइफ अपने अपने एग्स और स्पर्म का जो एक मिलाकर जो एक तरीके से हम कहीं बच्चा फ्रीज करवा के रखते चले हैं, जाते हैं। तो जब भी उन्हें जरूरत होगी, जब भी मन करेगा, हाँ। पहले वो खुद ट्राई करें। मान लो उनको मन किया, तो अगर उनका खुद का ही हो रहा है तो क्यों यूज करना, ये तो बैकअप प्लान है, बट होना चाहिए माइंड में बैकअप। तो हर किसी को अपने एग्स फ्रीज कराने चाहिए? नहीं, अगर 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 यही एक ऐसी लड़की है जो 22 इयर्स की है, लेकिन वो देख रहे हैं कि मेरे 2 साल में शादी होगी और मुझे शादी के बाद बच्चा लेना है, तो नो, नॉट एवरीबडी, बट ये आपकी अंदर की फीलिंग है। आज ही मैं एक ऐसी डॉक्टर से मिल रही थी जो कहते हैं कि मैंने और अपने हस्बैंड ने, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने एम्ब्रियोज बना के फ्रीज करके रख दिए। पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद उसको लगा कि नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे अभी कैरियर बिल्ड कर। तो अब मैंने एक और भी कॉन्सेप्ट सुना कि मतलब जब भी आप आईवीएफ से बेबी कंसीव करवाते हो तो ज्यादातर मतलब ट्विंस या ट्रिपलेट्स ही होते हैं, तो क्या ये सच है और उसके पीछे का रीजन क्या है? ट्रिपलेट्स तो अब ऑलमोस्ट, मतलब हम जैसे सेंटर में हम 3 बच्चे रखते नहीं है, हम लोग ब्लास्टोसिस्ट रखते हैं, यानी 5वें दिन वाला एम्ब्रियो, 5वें दिन वाला बच्चा, जिसके इम्प्लांटेशन रेट्स बहुत अच्छे हैं, तो 2 तो हम यूजुअली रख देते हैं। आप 2 बच्चे रखते हो एक तरीके से, ये मानते हुए कि 2 में से कोई एक तो इम्प्लांट हो जाए, क्योंकि अगर हमने पीजीडी नहीं किया तो 40% चांसेस है एक बच्चे के इम्प्लांट होने के, तो 2 रखने से हमें लगता है हमने अप टू 60% कर दिया, चांसेस बढ़ गए। चांसेस बढ़ गए। जरूरी नहीं है दोनों के दोनों इम्प्लांट हो, लेकिन अगर इम्प्लांट हो गए तो हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। कोई कोई कपल को वो लाइक करते हैं कि हमें ट्विंस ही करने हैं, एज ठीक है, बीपी ठीक है और हमें लगता है इट्स ओके, तो हम गो अहेड कर देते हैं। लेकिन एक मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ अपने ट्विंस पेशेंट में कि एक ना सर्वाइकल स्टिच लगवा देना चाहिए। ये समझ लो सर्विक्स एक बच्चेदानी का मुंह है, उसके ऊपर एक ताला लगा दो, ताकि टाइम से पहले डिलीवरी हो, क्योंकि ट्विंस में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत रहते हैं और उससे खतरा हो जाता है। प्रीमेच्योर बच्चे करोगे 7 महीने का बच्चा होगा तो नर्सरी जाएगा, फिर तो उनका मेंटल डिफेक्ट्स और बहुत कुछ हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाता है हर तरीके तो से। इसलिए हम वो स्टिच के लिए जरूर बोलते हैं अगर ट्विंस कंटिन्यू कर रहे हो तो। बट एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मुझे लगता है कि माय सक्सेस इज 1 हेल्दी बेबी 9 मंथ्स का जो पैदा हो, ताकि उसकी परवरिश भी अच्छे से हो, और फिर टाइम लगे तो आप बाद में एक और बच्चा ले लेना 2-3 इयर्स के बाद। मैम अभी अभी ना एक सवाल पूरे आंधी तूफान की तरह मेरे दिमाग में घुसा, क्योंकि आप सिरसा में ये हॉस्पिटल चला रहे हैं जो कि घिरा हुआ है बहुत ज्यादा बड़े बड़े गांवों से, गांव का तबका देहात का बहुत ज्यादा है। और मुझे ध्यान है अभी पानीपत में पीछे एक केस आया था कि 10 या पता नहीं 11 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ और उसे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया था। पता नहीं इतने ही थे, 10-11 उससे ज्यादा ही थे। तो आज के दिन भी जहां इंडिया में एक लड़के को मतलब माना जाता है कि ये मेरा वारिस है और लड़का जरूरी है, तो आपके पास जब ये ताकत है कि आप मतलब आईवीएफ से बच्चा मतलब करवा सकते हैं, क्या इसमें ये भी संभावना रहती है कि पता चले कि आप लड़का पैदा करवा सकें या लड़की करवा सकें? मतलब डिमांड तो आती होगी ना? डिमांड तो बहुत ज्यादा आती है, बट मुझे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने दो। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं पीजीडी,
जो फॉरेन कंट्रीज में तो हर एम्ब्रियो का पीजीडी होता है और पेशेंट को बता दिया जाता है तुम्हारे 5 एम्ब्रियोज हैं, इसमें से 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां और 1 एबनॉर्मल है, ऐसे समझ लो। इंडिया में क्योंकि इतना ज्यादा लोगों के मन में ये मेल वाला है तो सरकार भी बहुत टफ है, तो ये पीजीडी टेक्निक को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। तो आईवीएफ इज नॉट अ मेथड टू नो कि लड़का या लड़की। लेकिन मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आज आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस में, क्योंकि आप कहोगे घूम फिर के ये मैडम स्ट्रेस पे ही आ जाती है, स्ट्रेस में लड़की होने के चांसेस ज्यादा है। सवाल पूछो क्यों? एक बार आप मास्टर जी हो, एक बार आप XX अपने सामने इमेजिन करो, लिखा हुआ है XX, कर लिया? अब आप XY लिखा हुआ है इमेजिन करो। जो Y का वो छोटी सी डंडी कम है ना, तो क्रोमोसोम मटेरियल कम है मेल्स में क्रोमोसोम। तो मैं एक और तरीके से बताऊं, आप कोई भी घर देखो, याद करो तो कितनी बुढ़ियां अलाइव हैं और कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे बुढ़े रह गए और बुढ़ियां गई हुई हैं। बुढ़िया ज्यादा है। बुढ़िया ज्यादा। तो जेनेटिकली फीमेल इज अ स्ट्रॉन्गर सेक्स। अब जब स्ट्रेस होगा तो कौन सी चीज सरवाइव करेगी? डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो मैंने ये देखा है। और अच्छा, इसको ना इस वे में भी समझो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की लड़कियां ज्यादा होती हैं क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में टेंडेंसी टू हैव अ फीमेल विल इंक्रीज। यस, तो इस वजह से फीमेल ज्यादा होंगी। अगर आप चिंता करोगे तो अगर मेल चाहिए तो, और चिंता करोगे तो और फीमेल होएगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। बाकी आपको तो पता चल ही जाता होगा ना। एम्ब्रियो देख के नहीं पता चलता नहीं। अच्छा। आप ऐसी बात कर रहे हो कि कल मेरे ऊपर पूरी सरकारी वो आ जाएगी, नहीं पता चलता। एम्ब्रियो बिल्कुल एक जैसा दिखता है। ओके, अब बॉलीवुड के ऊपर ही वापस आ जाते हैं। फिल्मों की ही कहानी हम लोगों की दुनिया में चलती रहती है। तो आजकल हम देखें जैसे फराह खान है, जैसे तुषार कपूर है, और जैसे ये अपने बहुत फेमस करण जौहर हैं। तो इन्होंने जो अपने बच्चे करवाए हैं, ये मतलब उन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी से करवाए हैं या सरोगेसी से करवाए हैं? तो ये ट्रेंड जो बढ़ रहा है सरोगेसी का एक तरीके से, तो क्या ये लीगल है अभी, या किसी को भी हम सरोगेट मदर बना सकते हैं? तो बहुत और प्रोसेस क्या होता है, एक बार प्रोसेस भी समझा दीजिए। बहुत डिफिकल्ट हो गया। इनफैक्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ये सारा बेड़ा गर्क किया है कि आज की डेट में किसी को सच में सरोगेसी की जरूरत है। लेट अस से एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे के पास यूट्रस ही नहीं है, लेकिन सरोगेसी इतना डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि इतने रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि उसको भी ना बहुत हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है टू आस्क फॉर परमिशन। तो थोड़ा सा तो गलत किया ही गया है कि बहुत रिच लोगों ने चाहे शादी की कि नहीं की, बच्चा कर लिया। अब खाली बॉयज अपना बच्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत जायदाद है, तो उनको अपने जीन्स चाहिए। बट वो बच्चे के एस्पेक्ट से अगर हम एक बार देखें, उसके पास तो एक माँ भी नहीं है। इज इट ओके? आप अपना बचपन एक बार इमेजिन करो विदाउट अ मदर, तो बहुत एम्प्टी। मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा। बट यस, सरोगेसी किसी किसी केस में इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया यूट्रस नहीं है, या ये लगा लो कि किसी का पहला बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद इतनी जोर की ब्लीडिंग हुई कि यूट्रस ही आउट करना पड़ गया, या यूट्रस में इतने सारे फाइब्रॉइड्स हैं कि उस समय उसकी जान को या उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूट्रस आउट कर दिया, बट उसके पास एक भी बच्चा नहीं है। तो उसको तो रियल सरोगेसी की जरूरत है ना, वो तो एक कपल है। तो अभी जैसे संभावना सेठ के भी बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने भी सरोगेसी से किए। और अभी पीछे एक मूवी भी बनी थी जिसमें विदेशी कपल आते हैं और मतलब इंडिया में वो सरोगेट मदर ढूंढते हैं। तो गांव की जो औरतें होती हैं वो कई अपनी कोख, ऐसा राजस्थान में थोड़ा हमने सुना भी है, कल्चर सा भी बना हुआ है, 1-2 गांव भी हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो सब कुछ अब इलीगल है। अब इलीगल है। पहले लीगल था। पहले लीगल है, पहले कुछ था ही नहीं, पहले कोई रूल नहीं था ना, तो जो कर दो वो ठीक। क्योंकि ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा
गलत हो रहा है, तो इसलिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए कि जहाँ पे जरूरत है वहां पे भी दिक्कत आ रही है। तो अब अगर किसी को सरोगेसी से बच्चा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 10 चीजें हैं जिनको वो पूरी होंगी तो ही आप एक बच्चा ले सकते हो। वेटिंग पीरियड कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें एज का क्राइटेरिया है कि हस्बैंड की एज इतने तक, वाइफ की एज इतने तक, सरोगेट की एज इतने तक। सरोगेट पैसे लेके नहीं कर रही हो, इसको हम एल्ट्रुइस्टिक वर्ड यूज करते हैं कि पुण्य के काम के लिए वो करे। और ऐसा कोई क्यों ही करेगा, ये भी कॉमन सेंस है। नहीं, बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। कोई ना घर का रिलेटिव आ गया, कोई आ गया कि तो रिश्तेदारी में अगर आपको सरोगेट बच्चा चाहिए तो भी आपको ये कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। परमिशन तो लेनी पड़ेगी सरोगेसी बोर्ड से। अच्छा, एक बोर्ड है, एक बोर्ड प्रॉपर है, बोर्ड है। प्रॉपर बोर्ड है, हर स्टेट का अलग बोर्ड है। तो सरोगेसी बोर्ड में एप्लीकेशन मूव होगी और सारे प्रोसेस के थ्रू आने के बाद आपको परमिशन मिलेगी। फिर जो सरोगेट मदर बनेगी वो आपके रिलेशन में होनी चाहिए। रिलेशन में नहीं, नहीं एल्ट्रुइस्टिक में ना रिलेटिव हटा दिया। मतलब वो आप कैसे भी प्रूव करो कि वो पुण्य का काम कर रही है, उन्होंने उसको साबित करना पड़ेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो नहीं, या कोई और हो। लिखना पड़ेगा कि भाई मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। हाँ, कि मैं इनकी जानकारी हूँ और मैं इनके लिए करना खुशी चाहती खुशी हूँ। कर। ज्यादातर मेल्स का ये भी मिथ रहता है कि भाई युवावस्था में कुछ गलत आदतें उन्होंने, जैसे मास्टरबेट वगैरह ज्यादा हो गया तो उस वजह से भी क्या स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है, गिर जाती है और उससे दिक्कत आती है फर्टिलाइजेशन? ये इस चीज का तो नाजायज फायदा उठाया है वो, जो खोई हुई ताकत दोबारा प्राप्त करें, बचपन की गलती हैं तो उसको ठीक करें हमारे पास आके। वो उसको ना, ये एक मिथ है, एक प्योरली मिथ है। कोई मास्टरबेट करने से स्पर्म क्वालिटी खराब नहीं होती या आपका कोई सेक्स खराब नहीं होता, अगर मॉडरेशन में हुआ है। मॉडरेशन मतलब कोई हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार। अब कोई बिल्कुल ही इसका एडिक्ट हो गया, एडिक्ट मतलब कोई, मेरे पास ऐसे भी लोग आए, ऐसे भी पेशेंट आ जाते हैं कि मैं तो दिन में 4 बार करता हूँ। वो तो अति हो गई ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई आप चाय भी दिन में 15-20 बार पीना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी पे आ जाएगी। तो सेम थिंग हियर, अगर आपने उसको मॉडरेशन में किया है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी सेक्स इज हमने पहले भी बताया कि 10% इनेट है, 10% जो आपको अंदर से उसकी फीलिंग होती है, 90% आपको लर्न करना पड़ता है। अब लर्न करने के लिए कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई हमारे पास प्रॉपर बुक भी नहीं है, कोई हमारे पास करिकुलम भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे मेडिकल साइंस में, हमारी एमबीबीएस की डिग्री में या उसके बाद भी कहीं कोई ऐसी कोई प्रॉपर कोई बुक नहीं है। कॉलेज भी करके कोई ट्रेनिंग नहीं है। 1985 में मास्टर एंड जॉनसन नाम का एक कपल था, उन्होंने पहली बार कोई एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक लिखी जिसको आज सारी दुनिया फॉलो करती है। आप देखो 1985 कब आया और दुनिया तो हजारों लाखों साल से चल रही है। इसलिए लगभग 40 साल से कोई नई चीज नहीं आई है। तो वो पुराने जमाने से धूल में लठ मार रहे थे, मतलब काम चल रहा था क्योंकि उस जमाने में एंटरटेनमेंट कोई नहीं था, बस तरीका यही था एंटरटेनमेंट का, बच्चे हुए जा रहे थे। अब जब मॉडर्न जमाना आया, एंटरटेनमेंट के साधन बहुत हो गए, और जो रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप नहीं, आपने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि रिलेशनशिप का मतलब कि वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर और सिचुएशनशिप वाला मसला हो गया है, तो फिर वो बच्चे होने की दिक्कत नेचुरल सी बात है, वो हो ही जाएगी। और मल्टीपल डिजीजेज आ रही हैं, और जो सेक्स की जो लिबिडो है, जो सेक्स की जो डिजायर है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से, पोर्नोग्राफी की वजह से, या डिलेड मैरिज की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस, या लाइफस्टाइल हमारा पुअर है, आप सारा दिन ही कुछ खा रहे हो उल्टा पुल्टा, आप ओबेसिटी है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका ओबेसिटी है तो आपकी लिबिडो कम होगी। यानी आपने कहा जो मोटा इंसान होगा उसका लिबिडो कम होगा, उसकी सेक्स ड्राइव कम होती है। लेकिन जो जिम जाते हैं लोग, तो कहा जाता है कि उनकी भी मतलब सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, तो उसका क्या कारण है? तो बच कौन गया? देखो, जो सेक्स है ना, वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो टेस्टोस्टेरोन पे, दूसरा ब्रेन। सेक्स जो है ना ब्रेन में होता है पहले, बाद में 2 टांगों के बीच में सेक्स होता है। यहाँ पे आपके कुछ खुराफात आएगी तो ये काम शुरू होगा। अब जहां तक जिम की बात है, जिम में जो बच्चे हैं वो सप्लीमेंट लेते हैं एज प्रोटीन सप्लीमेंट, उसमें कुछ ना कुछ टेस्टोस्टेरोन होता है अंडर द टेबल। मेरे पास कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि उसमें कुछ ना कोई गड़बड़ होती है, जिस वजह से उनके टेस्टोस्टेरोन काइंड ऑफ वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, बॉडी में डाल रहे हैं, तो उनका अंदर वाला जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ना है कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा तो फिर उनका टेस्टोस्टेरोन कम की वजह से टेस्टिकल साइज भी कम हो जाता है और बहुत दफा ऐसा होता है कि उनके स्पर्म काउंट नील भी हो जाता है। जो ज्यादा लंबे समय तक सप्लीमेंट लेते हैं वो खतरे की घंटी है। जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है तो सेक्स भी नहीं होगा, बच्चा भी नहीं होगा, खेल ही खराब है। तो सर अगर मैं सम अप करूं इस पूरे पॉडकास्ट को, तो आईवीएफ की जरूरत हमें शायद ना पड़े और आपका करियर भी खतरे में आ जाए अगर लोग अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और नींद पूरी लें 8 घंटे की। हाँ, क्योंकि नींद से सही कोई तरीका नहीं है अपनी बॉडी को रिकवर करने का। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस पॉडकास्ट से सिर्फ लोग ये ना सीखें कि भाई आईवीएफ कैसे करवाएं, कितना पैसा लगेगा। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके लोग हेल्दी लाइफ की तरफ जाएं और जो जरूरतमंद है वही, सिर्फ जिनको जरूरत है वही आईवीएफ के लिए जाएं और अपनी जो ये फिजिकल इंटीमेसी वाली लाइफ है इसको अच्छे से एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, है ना सर। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए। और जो हमारे गेस्ट हैं इनकी जो भी डिटेल्स हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इनके यूट्यूब के चैनल, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है और इनका पता मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन कनेक्ट विद देम एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू।